हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है आगे, जैसे हमने कॉन्टिनेंट वाइज या महाद्वीप वाइज ये देखा कि आपका जो खनिज पदार्थों का प्रोडक्शन किस प्रकार फैला हुआ है। अगर यहीं पर हम भारत की बात करें कि भारत के अंदर भी खनिजों का वितरण किस प्रकार से आपका फैला हुआ है, उसके बारे में देखते हैं हम स्टेट वाइज। मान लो सबसे पहले बात आती है लोहा। भाई भारत के अंदर लोहा के आपके प्रमुख राज्य कौन से हैं? भारत में उच्च कोटि के लोह निक्षेप या भंडार पाए जाते हैं। लोहा आपको मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा क्या आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट हमें कहाँ मिलता है? देखो, इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में आप क्या आते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उसके बाद आता है आपका अभ्रक। अभ्रक आप जिसे माइका भी कहते हैं, ये आपको कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर रहा है भारत अभ्रक का, और उसको एक्सपोर्ट या निर्यात भी उसका करता है। फिर बात आती है आपके तांबा। तांबा आपको मुख्य कहाँ मिलेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मिलता है। फिर बात आती है मैग्नीज। मैग्नीज आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर बात आती है सोना। इससे पहले क्या था आपका? मैग्नीज। फिर बात आती है सोना। भी सोना आपको कहाँ मिल रहा है? भारत में मुख्यतः कर्नाटक में कोलार की जो खान है, वहाँ सोने के क्या पाए जाते हैं? निक्षेप पाए जाते हैं। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक हैं, जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। फिर बात आती है आपका चूना पत्थर, लाइमस्टोन। भाई लाइमस्टोन आपको चूना पत्थर भारत में सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिल रहा है? चूना पत्थर देखिए, चूना पत्थर आपको कहाँ मिल रहा है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। फिर बात आती है आपकी नमक है। यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा भारतीय विश्व में सबसे ज़्यादा क्या है? नमक का उत्पादक और निर्यातक है। और सबसे ज़्यादा आपका नमक का पैदा किया जाता है भारत के अंदर, गुजरात के अंदर है। 76 यानी 76% आपका नमक का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? गुजरात कर रहा है। जो इसमें मैंने आपको नाम बताए हैं राज्यों के, जो राज्य पहले बताया है वो क्या है भी प्रोडक्शन में वो सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरीके से। बात आती है भी खनिजों का उपयोग। भाई हम डेली अपने दिन प्रतिदिन के अंदर उसका क्या खनिजों का प्रयोग करते हैं। भाई आभूषण बनाने के लिए, अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है? कंप्यूटर उद्योग में, देखो कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है खनिज है। एल्यूमिनियम जिसके अन्य बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है उसको, जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम का आपका हवाई जहाज और दूसरे हवाई यान बनाने के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज, बोतलबंद उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में, यहाँ तक कि आपके एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जा रहा है। देखो हमको इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। देखो सोचो और करें, यानी पुनरुपयोग, कम प्रयोग। जैसे कोई खनिज है, ये होना चाहिए भी कम प्रोडक्शन, फिर उसका पुनर्चक्रण होना चाहिए, यानी कि प्रयोग के बाद प्रयोग के बाद दोबारा उसका क्या किया जा सकता हो? नवीनीकरण, यानी कि दोबारा उसको बनाया जा सकता हो और फिर उसको क्या पुनः उपयोग में लाया जा सकता हो। बात आती है भाई फिर आपके संसाधन, खनिजों हैं, जो खनिजों का संरक्षण। भाई देखो खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है? अगर हम दिन प्रतिदिन इनको ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते रहे या इनका प्रोडक्शन ज़्यादा बच गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ के ऊपर खनिज क्या आपके बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। इसलिए खनिजों का संरक्षण क्या है? बहुत। अगर हम खनिजों का संरक्षण नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा अर्थ के ऊपर ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें प्राकृतिक तौर पर कच्चे अयस्कों के रूप में मिलते हैं।
अत्यधिक प्रयोग के कारण इनका क्या अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा समय आएगा अगर अत्यधिक प्रयोग बढ़ जाएगा तो ये बिल्कुल क्या समाप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। देखो खनिज क्या है, अनवीकरणीय संसाधन जिसको मतलब एक बार पुनः प्रयोग के बाद दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता। खनिज और निर्माण और सिंचन में क्या हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है, यानी कि मनुष्य प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका क्या अवशोषण कर रहा है, लेकिन जो इनको बनने में टाइम लग रहा है वो क्या है बहुत ज़्यादा है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक क्या है अन्य तरीका है, और जिससे खनिज संसाधनों को क्या संरक्षित किया जा सकता है। बात आती है आपके शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन क्या है, जो हमारी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को कम करते हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन की आवश्यकता को इस तरीके से कह सकते हैं कि हम जो इनका प्रयोग कर रहे हैं हमारे काम को क्या बिल्कुल ये आसान बना देते हैं। क्यों, मान लो कोई मनुष्य एक तो हाथ से काम करता है और एक मशीन से काम करता है, उसमें क्या आपका बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत रूपों में इसको क्या है वर्गीकृत किया गया है, इसको बांटा गया है। भाई परंपरागत क्या है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। गैर परंपरागत क्या है, जो आपके नवीनीकरण हैं या जिनको एक बार पुनः उपयोग के बाद पुनः उपयोग संभव, एक बार प्रयोग के बाद पुनः चक्रण भी उनका संभव है, लेकिन परंपरागतों का ऐसा पुनः उपयोग संभव नहीं है। जैसे अगर हम बात करें परंपरागतों के अंदर, जैसे आपका ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये सब आपके क्या हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, यानी कि ईंधन और जीवाश्म ईंधन, जिनसे हमें आपकी ऊर्जा मिल रही है, जो दूसरे संसाधनों के चलाने के लिए क्या है बहुत आवश्यक हैं। आगे क्या कहता है, देखो ईंधन, इनकी बात आती है। ईंधन का उपयोग हम खाना बनाने के लिए भी करते हैं। हमारे देश में आज भी देखो, जो हमारे भारत के अंदर है, आज भी 68% पॉपुलेशन क्या बिल्कुल ग्रामीण है और 32% पॉपुलेशन क्या आपकी शहरी है। हमारे देश में जैसे जो घरेलू जनसंख्या है वो आज भी लकड़ी का प्रयोग कर रही है या आपके उपलों का प्रयोग कर रही है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग में लाई गई 50% से भी अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, ईंधन से, लकड़ियों से प्राप्त की जाती है। देखिए इसमें आगे जैसे उत्तर भारत के अंदर आपको बता रखा है, ये देखिए उत्तर भारत के अंदर महिलाएं ईंधन ले जाती हुई, यानी कि जंगलों से उसको क्या कर रही है प्राप्त कर रही है। फिर ये एक टेबल बताई गई है आपको, देखो आपका खनिज तेल है भाई, प्राकृतिक गैस, ऊर्जा परंपरागत स्रोत, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है भाई, कुछ इनके फायदे हैं तो कुछ इनके क्या है नुकसान भी हैं। जैसे खनिज तेल के बारे में बताता है आसानी से क्या परिवहनीय है, यानी टैंकरों के द्वारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या आसानी से हमें भेज सकते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार है, यानी कि जो दूसरे केमिकल बनाए जा रहे हैं, जो खनिज तेल कच्चा पदार्थ है आपका, उससे क्या आपके दूसरे आवश्यक चीज़ें इनसे क्या प्राप्त की जाती हैं। फिर हानि की बात करता है भाई, तेल अधिक प्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का आवश्यक है, यानी कि उसका नष्ट हो जाना। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा, जो इनसे निकलने वाले हानिकारक पदार्थ हैं उनके कारण क्या अम्लीय वर्षा होती है। ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, उनको क्या है खोजना और उनको बाद में यूटिलाइज करना इतना आसान नहीं होता। फिर बात आती है आपकी प्राकृतिक गैस की, भाई आसानी से परिवहन, यानी पाइपों द्वारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है, तेल से ये क्या है सस्ता भी है। फिर आपके ईंधन के लाभ और हानि में बता रखे भाई, इस ईंधन का क्या लाभ और क्या हानि है। फिर भाई इसी प्रकार आपका कोयला के बारे में बता रहा, भाई विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए क्या है भारी है। कोयला यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना इसको आसान नहीं है, प्राय इसको क्या है रेल मार्गों के द्वारा पहुँचाया जाता है। फिर जल विद्युत के भी लाभ बता रहा, भाई प्रदूषण मुक्त है, आपकी सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और सस्ता भी है। और हानि क्या है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला भी है। ये क्या है बहुत खर्चीली प्रक्रिया है।
आगे क्या कहता है देखो, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के कारण प्रभाव से जैसम ईंधन क्या हो गए, वो परिवर्तित हो गए। जो अवसादी सेल थी आपकी, जिनके अंदर आपके पेड़ पौधे नीचे दब गए थे और हजारों लाखों वर्षों के बाद दाब और ताप के कारण वो किसमें परिवर्तन कर गए, अपना जीवाश्म ईंधन में। जीवाश्म ईंधन में जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। भाई इनके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो तो क्या धीमी है, लेकिन जो इनको खर्च करने की प्रक्रिया है, जो विधि हम अपना रहे वो बहुत तीव्रता से क्या है, समाप्त हो रहे हैं। इसलिए अभी इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या कहता है देखो, पहले कोयले के बारे में बात आती है। भाई कोयला क्या है, यह बहुतायत में पाया जाने वाला है क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग हम जो घरेलू कार्य करते हैं, जैसे आपका ईंधन उद्योग, जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा गया है, तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल ऊर्जा कहा गया है, थर्मल एनर्जी। कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों करोड़ों वर्ष से विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है, यानी कि अवसादी सेलों से बना आपका। इसलिए इसे अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है, या दफन के रूप में, या ब्यूरिड सनशाइन, मतलब इसके जलाने से प्रकाश पैदा होता है, उसके रूप में इसको जाना जाता है। फिर बात आती है भाई इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, जहाँ पर इसका मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है, वो आपके कौन से हैं इसके अंदर, वो देखिए, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, साउथ अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र है, भारत में रानीगंज, पश्चिम बंगाल तथा जरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड के अंदर क्या ये स्थित है। फिर उसके बाद बात आती है आपकी पेट्रोलियम की। इसके अंदर क्या कहता है देखो, फिर बात आती है अभी आपके पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम का प्रयोग आज हम हर चीज़ों में कर रहे हैं, कार चलाने से लेकर आपका हवाई जहाज तक क्या है, पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। इसको क्या है भाई, गड्ढे काले द्रव से होती है, यानी कि दोनों की शुरुआत है। जो आपका क्या है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल के रूप में मिलता है, फिर इसको परिष्कृत करके या संशोधन करके दूसरे रूपों में इसको क्या है, डाला जाता है। ये क्या आपका, यह सेलों के परतों के मध्य पाया जाता है और इसे वेदन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। फिर इसको क्या प्रशिक्षणशाला में भेजा जाता है, जहाँ से दूसरे आपके महत्वपूर्ण उत्पाद क्या बनाए जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक सने की, इससे क्या लुब्रिकेंट आपका। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है। इसके मुख्य उत्पादक देश क्या आपके ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। इसके अन्य मुख्य उत्पादक राज्यों में, क्षेत्रों में या देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे आई तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में पाया जाता है। जैसे टर्म दे रखी है, क्या आप जानते हैं, शब्दावली देखिए। पेट्रोलियम शब्द किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा की। पेट्रा का क्या अर्थ है, सेल, और ओलियम का क्या अर्थ है, तेल, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ क्या है, सेल तेल भी इसको कहा गया है। बात आती है फिर आपकी प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करती है। जहाँ पर आपका पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है, कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है, उससे 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही आपकी अब क्या प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। इसका प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है, जैसे रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस की क्या प्रमुख उत्पादक हैं। जैसे भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस से संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों में प्राकृतिक गैस के अपने क्या है, पर्याप्त भंडार हैं। ज़्यादातर इसका क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। फिर उसके बाद बात आती है आपकी जो आपके जीवाश्म ईंधन थे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनका क्या है, अत्यधिक प्रयोग के कारण इनको क्या समाप्ति की ओर इन्होंने भेज दिया है। और इनसे निकलने वाले जो प्रदूषक हैं वो भी क्या ज़्यादा विषैले हैं। एक समय ऐसा आएगा ये क्या धरती के ऊपर क्या समाप्त हो जाएंगे आने वाले भविष्य में। इसीलिए इन्होंने हमारा ध्यान किसकी तरफ कर दिया, दो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, यानी कि इनका एक बार प्रयोग के बाद पुनर्चक्रण भी क्या है, इनको संभव है।
आगे क्या कहता है देखो जल विद्युत के बारे में। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था? नॉर्वे था। यानी कि विश्व के अंदर सबसे पहले जल से जो विद्युत बनाई गई थी किस देश ने बनाई थी? वो नॉर्वे, यूरोप का एक देश है। और इसे क्या है? हाइडल पावर भी कहते हैं, या इसको श्वेत कोयला भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइडल पावर, जो आपकी जल विद्युत है, इसको कि इसका नाम दिया गया व्हाइट कोल का नाम दिया गया है। बांधों में वर्षा जल तथा नदी जल ऊंचाई से गिरने के कारण संग्रहित होते हैं। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए क्या घुमाते हैं? यह जल विद्युत कहलाती है। यानी कि इसके में अंदर क्या रहता है? देखो जो जल आपका ऊंचाई से गिर रहा है, यहाँ फिर आपके क्या लगे हुए हैं? टरबाइन। इनके घूमते हुए टरबाइन इसको घुमा रहे हैं, और जो टरबाइन घूम रहे हैं आपके, फिर वो क्या है? टरबाइन के ऊपर जो जल गिरेगा घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यहाँ पर क्या आपका जनरेटर लगा हुआ है, और जो टरबाइन है लगा हुआ है, इनके ऊपर जब आपका जल गिरेगा, जब ये पंखा चलेगा, तो साथ में वो आपको जनरेटर को क्या है? करंट सप्लाई कर रहा है। और इसी का किसका नाम दिया गया? आपको जल विद्युत का नाम दिया गया है। जैसे दिखाया गया आपका, देखो इसके चित्र के अंदर जल का भंडार है। जल इधर आया, इधर ये टरबाइन है, ये घूमा, फिर इसने जनरेटर को पास, इस तरीके से क्या आपकी जल विद्युत है। जल विद्युत का प्रयोग देखो, जल का प्रयोग विद्युत बनाने के लिए किया ही जा रहा है। साथ में इसके जो विद्युत उत्पन्न होती है, जो पानी बच जाता है, उसको क्या कृषि कार्यों के लिए आगे क्या सप्लाई कर दिया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बचता है, उसका प्रयोग क्या कृषि में भी किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा किससे प्राप्त किया जाता है? जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जो इसके अग्रणी उत्पादक देश हैं, जैसे पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में इसके महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। फिर बात आती है आपके ऊर्जा गैर परंपरागत संसाधन। इसके बारे में अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे भाखड़ा नांगल बांध आपका पंजाब के अंदर है, गांधी सागर बांध आपका गुजरात एमपी के साथ लगता हुआ, नागार्जुन सागर बांध आपका आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर, फिर दामोदर घाटी परियोजनाएं भी इसके अंदर स्थित हैं। डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये क्या अलग अलग राज्यों के अंदर फैली हुई है। इसका विस्तार आगे देखिए।